नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने देश में कोविड से हुई मौत की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों पर आपत्ति जताई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा के मामले में 14 लोग गिरफ्तार। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। उत्तरी असम में सड़क दुर्घटना में बिहू मंडली के 5 व्यक्तियों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज शाम 4 बजे केरल के कुट्टापाडी में ओडिशा का सामना कर्नाटक से और रात 8 बजे पयानाड में मणिपुर का मुकाबला सेना से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत ने कोविड से हुई मौत की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों पर आपत्ति प्रकट की है। एक अमरीकी अखबार में प्रकाशित लेख पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड से हुई मृत्यु को सार्वजनिक करने के मामले में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ लगातार तकनीकी सहयोग कर रहा है। एक रिपोर्ट। अमरीकी अखबार में प्रकाशित आलेख में कहा गया था कि कोविड से हुई मौत के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों में भारत बाधक बन रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने आंकड़े जुटाने के लिए 2 मानदंड अपनाए जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन को 6 पत्र लिखे हैं। भारत ने गैर आधिकारिक तरीकों से जुटाए गए आंकड़ों के उपयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। भारत ने कहा है कि ट्यूनीशिया जैसे कम आबादी वाले देश और भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए आंकड़े जुटाने के मानदंड एक समान नहीं रखे जा सकते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन आंकड़ों के लिए सभी देशों को 2 श्रेणियों में रखा है। भारत को दूसरी श्रेणी के देशों में रखा गया है। भारत का कहना है कि एक श्रेणी के देशों पर लागू मानदंड को भारत के 18 राज्यों के अपुष्ट आंकड़ों पर लागू करने से मौत के अनुमान में काफी अधिक अंतर सामने आ रहे हैं। इसलिए इन आंकड़ों की सटीकता संदिग्ध है। भारत का कहना है कि यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े जुटाने की प्रणाली विश्वसनीय है तो इसे पहली श्रेणी के देशों पर भी लागू किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार संगठन के साथ लगातार सहयोग कर रही है क्योंकि सही डेटा सामने आने से नीतिगत फैसले लेने में आसानी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया है कि अमरीकी अखबार ने भारत के आंकड़े तो जुटा लिए हैं लेकिन उसे अन्य देशों के आंकड़े नहीं मिल पाए हैं। समाचार कक्ष से कुमार राधारमन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में कोविड टीकाकरण की दर दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। मुंबई में पीएम गांधी मोदी की पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट के विमोचन समारोह में उन्होंने कहा कि हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि टीकाकरण के मामले में भारत पहले स्थान पर है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 186 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि कल 11 लाख से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को 2 करोड़ 42 लाख से अधिक वैक्सीन दी गई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 8 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह मुंबई पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कोबिता जगन्नाथ और एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। श्री जगन्नाथ 19 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बनाए जा रहे पारंपरिक वैश्विक औषधि केंद्र की आधारशिला रखे जाने के कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ 20 अप्रैल को गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। श्री जगन्नाथ भारत प्रवास के दौरान वाराणसी भी जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंधों के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। इसी वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस में वह मुख्य अतिथि भी थे। भारत मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों और निर्यातकों में से एक है। 1820 के दशक से ही भारतीय श्रमिकों ने गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस जाना शुरू कर दिया था। मॉरिशस में भारतीय मूल के करीब 10,000 लोग रहते हैं। जनवरी 2017 में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों के लिए विशेष ओसीआई कार्ड की व्यवस्था की गई थी। मॉरिशस ने अक्टूबर 2004 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत मॉरिशस में 30 दिनों तक की अवधि के लिए आने वाले भारतीय पर्यटकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मधुलिका। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार ने बताया कि ये दौरा काफी अहम है। इससे भारत और मॉरिशस के संबंध और मजबूत होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। एक तो ये समझना चाहिए जो पिछले 2 साल से पूरी दुनिया, भारत, मॉरिशस सभी देश कोविड-19 से ग्रसित हैं, तो इसीलिए आना जाना इतना ज्यादा अधिक हो नहीं सका। अब जो ये उनकी यात्रा है बहुत ही महत्व ये धारण कर लेती है। मॉरिशस तो भारत का बहुत ही अभिन्न मित्र है। हमको ये याद रखना होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली बार सरकार की शपथ ग्रहण हुई थी, तो तब हालांकि सभी शीर्ष नेता सार्क देशों के बुलाए गए थे, वो उसमें प्रधानमंत्री मॉरिशस को भी इंक्लूड किया गया था, क्योंकि वहां पर भारतीय डायस्पोरा का बहुत ही ज्यादा नंबर्स में वहां पर हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और जो वहां पर प्रधानमंत्री भी बने हैं, उन्होंने भी बहुत इसमें योगदान दिया है हम दोनों देशों के संबंधों को और सहयोग को आगे बढ़ाने में। इससे पता चलता है जो हमारे दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे हैं और कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर कल से गुजरात जाएंगे। श्री मोदी कल गांधीनगर में स्कूलों के डेटा कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। ये केंद्र प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ से अधिक आंकड़े एकत्र करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण के जरिए विद्यार्थियों की प्रवीणता और क्षमता बढ़ाने में योगदान करता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री बनासकांठा में दियोदर में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। बुधवार को श्री मोदी गांधीनगर में वैश्विक आयुष, निवेश और नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल को भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। दिल्ली पहुंचने पर राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अलावा श्री जॉनसन गुजरात का भी दौरा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे और सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए अपना साझा दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी भारत यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखती है। श्री जॉनसन के कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि श्री जॉनसन की भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाना है। श्री जॉनसन ने कहा कि एक बड़ी आर्थिक ताकत और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ब्रिटेन के लिए काफी महत्व रखता है। श्री जॉनसन गुरुवार को गुजरात का दौरा भी करेंगे, जहां वो ब्रिटेन और भारत में प्रमुख क्षेत्रों में बड़े निवेश के साथ साथ विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रशेखर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा कमजोर वर्गों और वंचितों के कल्याण के लिए काम करते रहे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार के तेजस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले दिनों में 30,000 कुशल कार्यबल संयुक्त अरब अमारात भेजा जाएगा।
आज मुंबई में हुनर हाट का उद्घाटन करने के बाद श्री ठाकुर ने कारीगरों और शिल्पकारों से अनुरोध किया कि वो अपने उत्पादों को OTT प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को विदेशी बाजारों में भेजने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुनर हाट वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रम की गरिमा पर जोर दिया है। कारीगरों और शिल्पकारों को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ही पहला हुनर हाट का उद्घाटन किया था। मोदी जी जब एक से दूसरे स्टॉल पर जाते थे तो किस राज्य के किस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो देश के लोगों में नहीं होती थी वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो करने का काम किया है। एक प्रयास से और पूरे दिल से काम करने से अगर सोच अच्छी हो, दिशा सही दी हो और काम करने वाला नेता उसके आगे अच्छा हो तो दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती। श्री ठाकुर ने कहा कि हुनर हाट के अगले 35 सत्रों में लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करता है। लगभग 7 सालों के अंदर 9 लाख से ज्यादा रोजगार और रोजगार के अवसर हुनर हाट के माध्यम से इन दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों, कलाकारों और उनसे जुड़े हुए लोगों को मिली है। मुंबई के इस हुनर हाट के प्रांगण में अगर आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुभव करना चाहें आपको मिलेगा। आपको जो है इस हुनर हाट के प्रांगण में अनेकता में एकता का एहसास होगा और हमारे देश की अलग अलग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कटक तक की जो संस्कृति है, जो कला है, जो कौशल है उसका एहसास होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोलीबारी करने वाला आरोपी भी इनमें शामिल है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपी से पिस्टल बरामद कर ली गई है। जांच की प्रक्रिया जारी है। इससे पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बताया कि जहांगीरपुरी क्षेत्र में स्थिति अब नियंत्रण में है। ट्वीट संदेश में श्री अस्थाना ने बताया कि जहांगीरपुरी और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क और आदर्श नगर की अमन समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने को कहा गया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत ने देश में कोविड से हुई मौतों की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों पर आपत्ति जताई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा के मामले में 14 लोग गिरफ्तार। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। उत्तरी असम में सड़क दुर्घटना में बिहू मंडली के 5 व्यक्तियों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख प्रकट किया।
संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज शाम 4 बजे केरल के कोट्टपाडी में ओडिशा का सामना कर्नाटक से और रात 8 बजे पयानाड में मणिपुर का मुकाबला सेना से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। उत्तरी असम के बिश्वनाथ जिले में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में बिहू समूह के 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर यह घटना उस समय हुई जब वाहन चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया। बिश्वनाथ जिले के पुलिस उपायुक्त के अनुसार ये वाहन यात्रियों को लेकर टोकोबारी से उत्तर करीबिल जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक ट्वीट संदेश में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए शुक्रवार को श्रीनगर में सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह भी बहुत जल्द सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है। ये तीर्थ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सदस्यों के साथ विचार विमर्श के बाद वर्ष 2020 और 2021 में कोविड के कारण वार्षिक तीर्थ यात्रा को रद्द कर दिया था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ई ऑफिस के माध्यम से जवाबदेही और सार्वजनिक वितरण सेवा प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। सभी विभागों में इससे प्रभावी और पारदर्शी कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिल रहा है। ई ऑफिस के कार्यान्वयन से फाइलों के निपटान की दर अब 96% के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। 305 विभागाध्यक्ष अब ई ऑफिस पर हैं, जबकि सभी अधिकारियों के लिए ई फाइलें सुलभ हैं। सितंबर 2021 में सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों से ई ऑफिस प्रणाली अपनाने को कहा था। जम्मू कश्मीर देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो ई ऑफिस पर फाइलों का निपटारा कर रहा है। वर्तमान में 180 सेवाएं फीडबैक विकल्प के साथ ऑनलाइन दी जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में ई ऑफिस व्यवस्था शुरू होने के बाद से सचिवालय में डाक या ऑफलाइन फाइलों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गिरजाघरों में मध्य रात्रि को विशेष प्रार्थना की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर बधाई दी है। तमिलनाडु में ईस्टर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आज सुबह से ही गिरजाघरों में लोग विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह को यातनाएं देते हुए सलीब पर चढ़ा दिया गया था, जिसके 3 दिन बाद रविवार को प्रभु यीशु पुनर्जीवित हो गए थे। यीशु के दोबारा जीवित होने की खुशी में इस दिन को खुशियों के तौर पर मनाते हैं। चेन्नई में सेंट थोमे बेसिलिका और सेंट जॉर्ज कैथेड्रल गिरजाघर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के गिरजाघरों को जगमगाती लाइटों से सजाया गया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहतनाज। केरल, असम और नागालैंड के विभिन्न हिस्सों में गिरजाघरों में ईस्टर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर असम और नागालैंड के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने ईस्टर की हार्दिक बधाई दी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में आज शाम 4 बजे केरल में कोट्टापाडी फुटबॉल स्टेडियम में ओडिशा का मुकाबला कर्नाटक से होगा।
रात 8 बजे मंजेरी पायनाड स्टेडियम में मणिपुर का सामना पिछले बार की विजेता टीम चैंपियन सेना से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आज ही शाम 7:30 बजे पुणे में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में तैराकी प्रतियोगिता में साजन प्रकाश ने 200 मीटर बटरफ्लाई प्रतियोगिता का स्वर्ण जीता। वेदांत माधवन ने 1500 मीटर फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा का रजत पदक जीता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी वलंगईमान शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1946 को हुआ था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य शास्त्री ने 1908 से 1922 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य के रूप में कार्य किया। शास्त्री का जन्म 22 सितंबर 1869 को तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुआ था। वे पहली बार 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की तरफ आकर्षित हुए। वे 1915 में उस संगठन के अध्यक्ष बन गए। शास्त्री 1908 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और 1911 में मद्रास जिला कांग्रेस समिति के सचिव बने। उन्होंने 1913 से 1916 तक मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में काम किया। वे 1916 से 1919 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य तथा 1920 से 1925 तक काउंसिल ऑफ स्टेट के सदस्य रहे। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। शास्त्री ने बिल की निंदा करते हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण दिया, जिसे काफी सराहा गया। शास्त्री ने लीग ऑफ नेशंस के लिए भारत के शिष्टमंडल तथा ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वे यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए एजेंट भी रहे। 1924 में भारत के लिए होम रूल की मांग के लिए उन्होंने एनी बेसेंट के साथ इंग्लैंड की यात्रा की। शास्त्री महात्मा गांधी के करीबी मित्र और सहयोगी भी थे। गांधी जी लेखन में उन्हें बड़े भाई के रूप में संबोधित करते थे। 1930-31 के दौरान शास्त्री ने भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और गांधी इरविन समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत के विभाजन की मुस्लिम लीग की मांग का कड़ा विरोध किया। शास्त्री की मृत्यु पर गांधी जी ने हरिजन में प्रकाशित संवेदना संदेश में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, मृत्यु ने न केवल हमें अलग कर दिया बल्कि भारत के श्रेष्ठ पुत्रों में से एक को इस दुनिया से भी जुदा कर दिया। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी और लेखक नित्यानंद मोहपात्र को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 2012 को हुआ। नित्यानंद राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए 1930 और 1942 के बीच 3 बार अंग्रेजों की जेल में रहे। स्वराज्य पाला जैसी कविता और मौसी जैसी लघु कथा जैसे उनके आरंभिक लेखन पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। स्वतंत्रता के उपरांत नित्यानंद निर्वाचक राजनीति में आ गए। वे 1957 से 1971 तक ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1967 से 1971 तक आपूर्ति और सांस्कृतिक कार्य राज्य मंत्री का उत्तरदायित्व संभाला। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी,
महान ओडिया कवि कांतकवि लक्ष्मीकांत मोहपात्र के पुत्र नित्यानंद ओडिया पत्रिका डगर के संपादक और स्वतंत्रता के उपरांत लघु कथाकार के रूप में साहित्य जगत में आए। वे अंतिम समय तक राष्ट्र की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। माँ तोर ছেলেরা घर ছেড়েছে শহীদ হবে দেশ ছাড়বে দেখে শেষ বারুদ ভরা স্বপ্ন বুকে স্বাধীন হবে देश रे। हम स्वाधीनता सेनानी अनुरूप सेन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 17 अप्रैल 1924 को हुआ था। चटगांव के निवासी अनुरूप सेन विभिन्न क्रांतिकारी दलों से जुड़े रहे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। वो आरंभिक चटगांव रेवोल्यूशनरी ग्रुप का गठन करने वाले सूर्य सेन, नागेन सेन, अंबिका चक्रवर्ती, अच्चारू विकास दत्त के साथ 5 हस्तियों में शामिल थे। उन्हें दक्षिणेश्वर बम षड्यंत्र में गिरफ्तार किया गया और 17 अप्रैल 1924 को वाराणसी में नजरबंदी के दौरान उनका निधन हो गया। धरती माँ के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश महान दार्शनिक, शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा से स्मरण करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले में तिरुत्तनी गांव में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति और वेल्लूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। जब डॉक्टर राधाकृष्णन यूरोप और अमेरिका प्रवास से भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान कर उनकी विद्वता का सम्मान किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता के बाद इन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। आजादी के बाद वे सोवियत संघ में भारत के विशिष्ट राजदूत बने। वहां से लौटने के बाद 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस पद पर 10 वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद 1962 में उन्हें देश का राष्ट्रपति चुना गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का 17 अप्रैल 1975 को निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने देश में कोविड से हुई मौतों की गणना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तौर तरीकों पर आपत्ति जताई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा के मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है
उत्तरी असम में सड़क दुर्घटना में बिहू मंडली के 5 व्यक्तियों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख प्रकट किया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट में आज शाम 4 बजे केरल के कोट्टापाडी में ओडिशा का सामना कर्नाटक से और रात 8 बजे वायनाड में मणिपुर का मुकाबला सेना से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।